हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का क्लास सब्जेक्टिव सीरीज है जो कि पिछले क्लास से ही आपका शुरू कर दिया गया है। आज के सेशन में हम लोग पिछले सेशन के कुछ बचे हुए सवाल और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग के साथी जो हैं उनको लाभ मिल सके। इस सेशन का बोर्ड बहुत ही करीब है ना। बोर्ड एग्जाम जो है आपका बहुत ही करीब है। आप सभी लोग इस सेशन को बहुत ही गौर से समझिए और देखते चलिए। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम लोग 1, 2 और 3 का शॉर्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम 3 के लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, है ना। लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, 3 के लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे और 4, 5, 6, 7 तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे कि 7 चैप्टर आज के सेशन में हमारा क्लियर हो सके। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर ऑडियो और वीडियो सही है तो आप सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, है ना। बाबू बायो का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन हो रहा है ना। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले क्लास से ही सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट हो चुका है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग से पहला लॉन्ग देखते हैं कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है आपके सीरीज में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 3, हाँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बोलता है, ये रहा आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोलता है, शुक्राणु का विकास यानी शुक्राणु जनन की क्रिया कैसे होती है, इन्हीं को बताना है। शुक्राणु का जो विकास है वह कैसे होता है, इसी चीज को बताना है। तो आइए देखते हैं कि शुक्राणु का विकास या शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो है कैसे होती है। बोलता है शुक्राणु का विकास आदि बीज कोशिकाओं से होता है ना, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस सेल भी कहते हैं, शुक्राणु जनन कोशिका भी कहते हैं। इस शुक्राणु जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। यह 3 अवस्था में पूर्ण होती है, गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था और परिपक्वता की अवस्था, है ना। गुणन की अवस्था, है ना। गुणन की अवस्था यानी यह अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। वृद्धि की अवस्था यानी अपना शारीरिक विकास करेगा। और तीसरी अवस्था जो यह परिपक्वता की अवस्था में चला जाता है, अपने आप को परिपक्व कर लेता है। ठीक है, देखिए यह जो है सबसे पहले देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझ लीजिए, मजा आ जाएगा, है ना। जैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस सेल है, आदि बीज कोशिका है। आदि बीज कोशिका जो है यह कहां प्रवेश करता है, गुणन की अवस्था में प्रवेश करता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, शुक्राणु कोशिका जन ए और शुक्राणु कोशिका जन बी। शुक्राणु कोशिका जन ए और शुक्राणु कोशिका जन बी, यहां पर विभाजन समसूत्री होती है। यहां पे कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें बनता है शुक्राणु कोशिका जन बी, शुक्राणु कोशिका जन ए और ये बन गया आपका शुक्राणु कोशिका जन बी, है ना। शुक्राणु कोशिका जन ए और शुक्राणु कोशिका जन बी का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर यह विकास करता है और विकास करता है और शुक्राणु कोशिका जन का निर्माण करता है। और यही शुक्राणु कोशिका जन जो है अब आगे विकास की क्रिया करेगा। इसे हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी कहते हैं। जब विकास करता है तो इसे हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यह अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम विभाजन से विभाजित होगा और उसके बाद जो कोशिका हमको मिलेगा इसको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, है ना। द्वितीयक
शुक्राणु कोशिका और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन के दूसरे चरण से विभाजित होगी तो 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी, है ना, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी और यह चारों कोशिका कहलाएंगे प्राथमिक शुक्राणु। यह क्या कहलाएंगे? प्राथमिक शुक्राणु कहलाएंगे, प्राथमिक शुक्राणु कहलाएंगे, है ना, प्राथमिक शुक्राणु कहलाएंगे। और ये जो प्राथमिक शुक्राणु है यही आगे विकास करता है और विकास करके क्या बनाता है? विकास करके बनाता है हमारा शुक्राणु कोशिकाजन, शुक्राणु का निर्माण करता है, परिपक्व शुक्राणु का निर्माण करता है। इस प्रकार से यह शुक्राणु परिपक्वता की अवस्था में चला जाता है और यह हमारा परिपक्व शुक्राणु में बन करके तैयार हो गया। तो इसी चीज को आपको थ्योरी में लिख देना है बस, है ना। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। फिर से इस चीज को समझ लीजिए, आप लोग फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिए। समझा देते हैं। शुक्राणु कोशिकाजन यानी आदि बीज कोशिका, है ना, आदि बीज कोशिका जो है यह 2 भाग में समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है और शुक्राणु कोशिकाजन ए, शुक्राणु कोशिकाजन बी का निर्माण करती है, जिसमें शुक्राणु कोशिकाजन ए आगे जाकर के विकास करके शुक्राणु कुल का निर्माण करती है। इसलिए इस कोशिका से हमें किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आगे यह कोशिका शुक्राणु कोशिकाजन बी जो है यह विकास की क्रिया करता है और विकास की क्रिया करके प्राथमिक शुक्राणु का निर्माण करता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है। यही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका आगे अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था से विभाजित होती है ना। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था से विभाजित होती है और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करती है। फिर यहाँ पर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की प्रक्रिया होती है और यह अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है यह प्राथमिक शुक्राणु का निर्माण करता है। प्राथमिक शुक्राणु विकास की क्रिया करता है। किस चीज की क्रिया करता है? विकास की क्रिया करता है और परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से आदि बीज कोशिकाओं में हुए अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है ना। इस बात को आप जान जाइए और इसी चीज को आपको लिखना है और यही डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही डायग्राम आपको काम में आने वाला है, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम है ना, स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, ठीक है। आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, मानव के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट को चित्रांकित करें या मानव के मादा अंडाशय में अनुप्रस्थ मादा के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में पुटक को दर्शावें। या यहां पर तीसरा क्वेश्चन लिख सकता है स्तनधारी, है ना, स्तनधारी के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट बनाए। तो मानव भी एक स्तनधारी प्राणी है, इसलिए इसका भी हम अंडाशय का अनुप्रस्थ काट बना सकते हैं। यही है इसका फिगर, है ना। इस फिगर को एक बार आप लोग ये कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस में ले आओगे। हालांकि आपका जब सेशन, हम सब्जेक्टिव सेशन अब लास्ट करेंगे तो 2 क्लास आपका फिगर का हम लेकर के आएंगे कि हम फिगर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम जो बोर्ड में आने वाले जो फिगर्स हैं, किस तरह से हम उन फिगरों को बनाया जा सकता है, उसके लिए हम एक अलग सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये फिगर आपके लिए है। नेक्स्ट आपका है जनन परत का निर्माण। जनन परत के निर्माण तथा गैस्ट्रुलेशन को समझावें। गैस्ट्रुलेशन क्या है और जनन परत का निर्माण कैसे होता है, यही पूछा जा रहा है यहां पर। देखिए जनन परत का निर्माण कैसे होता है, आइए हम समझते हैं।
बोलता है भ्रूण गैस्ट्रुलेशन की अवस्था में प्रवेश करती है, यानी जब ब्लास्टुला परिपक्व भ्रूण बनकर के तैयार हो जाता है, परिपक्व भ्रूण बनकर के तैयार हो जाता है, तो वह भ्रूण क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में प्रवेश कर जाता है। और गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में जाने के बाद उस भ्रूण में क्या होते हैं कि कंपन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कंपन होने लगते हैं। और उस कंपन को हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक गति, है ना। उस कंपन को क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। यह जो मॉर्फोजेनेटिक गति है, यही मॉर्फोजेनेटिक गति से वह कोशिका टूटती है और टूट करके अलग अलग कोशिका स्तरों का निर्माण करती है, जिससे कि 3 जनन स्तर का निर्माण होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, है ना। तो आइए देखते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण कैसे होता है। बोलता है एंडोडर्म आंतरिक कोशिका समूह से कुछ कोशिका अलग होकर के ब्लास्टोसील यानी ब्लास्टोसिस्ट में पाया जाने वाला द्रव, याद रखिएगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर यानी परिपक्व भ्रूण के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। उस ब्लास्टोसील में कुछ कोशिका फैल जाती है और वह जब कुछ कोशिका फैलती है वही बनाता है हमारा एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है इस जनन परत से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्राशय, कर्ण का मध्य भाग, है ना, कर्ण के मध्य भाग का निर्माण होता है। चलिए आगे आते हैं, हमारा मेसोडर्म। मेसोडर्म कहता है कि भ्रूणिक पिंड के निचले भाग से यानी भ्रूण का जो पिंड है इसके निचले भाग से यानी नीचे के तरफ जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं उस कोशिका से मेसोडर्म का निर्माण होता है। और इससे बनता क्या क्या है? तो इससे बनता है नोटोकॉर्ड, मांसपेशी, हृदय, रुधिर वाहिनी, वृक्क, जननांग इत्यादि इत्यादि का निर्माण होता है। ये सभी चीज आपका लिखा हुआ होना चाहिए। यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि किस अंग का निर्माण किस, है ना, किस चीज में मिलता है, कहां पे मिलता है ना, कहां से बनता है, ठीक है, किस जनन स्तर से बनता है। इसके लिए ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे जो है भ्रूणिक पिंड का निर्माण हो रहा है। कहां पे? निचले भाग से इसका भ्रूणिक पिंड का निर्माण होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप लोग ड्रीम क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप लोग जाकर के एक बार सर्च कर लीजिएगा, एक बार उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आप सभी को वहां पर टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्टोडर्म बोलता है कि एंडोडर्म और मेसोडर्म के बाद बची हुई जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? एक्टोडर्म का निर्माण होता है। इससे त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र इत्यादि का विकास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक चक्र की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन अलग अलग नामों से आपके सामने रखा जा सकता है। जैसे इसी मासिक चक्र को आपको बोल देगा कि अंडाशयी चक्र का विवरण करें, या बोलेगा ऋतुस्राव चक्र का विवरण करें। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन यह सब का अर्थ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यह 28 दिनों का होने वाला एक चक्र है जो स्तनधारी के मैमेलिया में पाया जाता है। इस चक्र के प्रथम 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडोत्सर्ग यानी अंडों का उत्सर्जन, अंडाणु का उत्सर्जन अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाता है।
तो यह जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, और अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद अगले 14 दिन तक यह जो अंडा है यानी अंडाणु है, यह मादा के अंडवाहिनी में, है ना, अंडवाहिनी में, ठीक है, अंडवाहिनी में इंतजार करता है किसका? शुक्राणु का, कि शुक्राणु आए और हम उससे निषेचन की क्रिया करें। लेकिन अगर किसी कारण से शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है तो यह निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, और निषेचन की क्रिया जब नहीं होती है तब उधर अंडाशय में यह जो अंडाणु बाहर निकला था, तो उस समय जो खाली परिपक्व पुटक बच गए थे, उनमें खाली परिपक्व पुटक, पितिका कोशिका और जमा हुआ रक्त, यह तीनों ने मिलकर के एक अंतःस्रावी, अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण किया था, जिसका नाम था कॉर्पस ल्यूटियम। यह 28वें दिन क्या होता है कि कॉर्पस एल्बिकेम में चेंज हो जाता है, यानी यह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर के अंडाशय के ओवरी के अस्ट्रोमा में विलीन हो जाता है। और इस तरह से जब अस्ट्रोमा में विलीन हो जाता है, अस्ट्रोमा में घुल जाता है, समाप्त हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर एकाएक डाउन होता है, एकाएक गिरता है, और इसी के गिरने से गर्भाशय की आंतरिक दीवार फट जाती है, है ना, जिससे टूटी हुई गर्भाशय की दीवार और निषेचित अंडा, म्यूकस तथा रक्त बाह्य जननांग से स्रावित होते हैं, और यह स्राव लगभग 3 से 5 दिनों तक चलता है। इसी स्राव को हम रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं, है ना, यही रजोधर्म कहलाता है, और यही क्रिया बार बार दोहराते जाता है, साइकिल दोबारे होते जाता है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत मादा में लगभग 12 से 15 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है, और 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक होती है, और इस आयु के बाद यानी 50 वर्ष की आयु के बाद, कहने का मतलब है कि मासिक चक्र समाप्त होने के बाद की जो आयु है वह आयु रजोनिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। वह आयु किस नाम से जानता है? रजोनिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय में हम लोग आते हैं। अगला अध्याय हमारा कहलाता है चैप्टर नंबर 4, है ना, मानव जनन, जनन और स्वास्थ्य, जनन और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सवाल, है ना। सबसे पहला सवाल है इम्यूनोसेंटेसिस क्या है, इसके प्रयोग को समझावें। इम्यूनोसेंटेसिस जो है यह एक प्रकार का जांच विधि है, याद रखिएगा। इम्यूनोसेंटेसिस एक प्रकार की जांच विधि है जिसमें शिशु के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिक रोग या वैसे रोग, मतलब कि कहने का मतलब है कि शिशु का स्वास्थ्य चेक किया जाता है, शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है। और अगर इस स्थिति में किसी भी प्रकार की हमें कमी दिखाई देती है, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की हमें कुछ त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे हम दवा के द्वारा सही करने का प्रयास करते हैं। अगर दवा के द्वारा सही नहीं हो पाता है, इन दोषों का निवारण नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम एमटीपी करवाते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा इस स्थिति में एमटीपी करवाने को लीगल बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है परखनली शिशु किसे कहते हैं, टीटीबी क्या है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है, टीटीबी क्या है। सीधा और सरल, है ना, सीधा और सरल इसका ये आंसर है कि वैसा शिशु जिसका प्रारंभिक विकास परखनली में तथा द्वितीयक विकास मादा जननांग में हुआ हो, वैसे शिशु को हम परखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, इसका विकास आईएफटी तथा आईयूटी इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तथा इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर के द्वारा होता है, के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, अगर जो आपसे यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा तो इतना लिख करके निकल जाओगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ दिया तो आईएफटी और आईयूटी का पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर,
डिंब वाहिनी स्थानांतरण और अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण की पूरी विधि को यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, है ना, कोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4 अध्याय के कुछ लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल यहां पे लेकर के खड़ा किया गया है और इसके अंदर सभी सवालों को एक तरह से समझा जाए तो ऐड कर दिया गया है। बोलता है कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा, है ना, सबसे अच्छा सवाल यहां पूछा गया है। एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर निपटा के दिया गया है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय को समझा दें। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए मुख्यतः 6 उपायों का वर्णन किया गया है। 6 उपाय हैं, है ना। जब हम कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा संतान की उत्पत्ति को क्या कर देते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं, तो यही क्या कहलाती है? संतति नियंत्रण कहलाती है ना, नियंत्रण कहलाता है। देखिए ये इस नियंत्रण में क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा हार्मोनल विधि, यानी हार्मोन, है ना। आजकल हार्मोन से बनी हुई बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध है जिसे गर्भ निरोधक दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे मालायन, मालाडी, सहेली, है ना। याद रखिएगा कि सहेली एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग साप्ताहिक रूप से किया जा सकता है। इसके अलावे एक दवा और है जो खुजली के लिए उपलब्ध है, जिसको हम फ्लुकोनाजोल कहते हैं, यह भी साप्ताहिक दवा है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा जो है यह कहलाता है अनावर्त स्तनपान विधि, जिसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। यह हमारा संतति नियंत्रण का दूसरा मेथड है, जिसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए नेचुरल में इसमें होता क्या है कि अगर हम शिशु को स्तनपान कराते रहते हैं तो हमारे शरीर में, आपको याद होना चाहिए कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ये जो दूध का उत्पादन यानी होता है, लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है, उस किस हार्मोन के कारण होता है? आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है वह किस कारण से होता है। जल्दी से बताओगे लैक्टेशन का प्रोसेस, है ना। तो लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है बाबू, वह ऑक्सीटोसिन, है ना। आप सबों को पता नहीं है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से लैक्टेशन का प्रोसेस यानी दुग्ध स्राव की प्रक्रिया होती है। उसी ऑक्सीटोसिन के कारण पार्टुलेशन यानी प्रसव की क्रिया होती है। तो जब तक हम लोग ऑक्सीटोसिन का हमारे बॉडी में सेक्रेशन होते रहेगा तो हमारा जो यूट्रस है यानी गर्भाशय जो है उसकी दीवारें संकुचित हुई रहेगी और उसी वैसी अवस्था में गर्भधारण नहीं हो सकता है। यानी जब तक हम अपने बच्चे को, शिशु को भरपूर स्तनपान कराएंगे, हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहेगा और ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होने के कारण हमारा जो यूट्रस है वो क्या रहेगा? संकुचित रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा और हम गर्भधारण की क्रिया नहीं कर सकते। तीसरा है हमारा यांत्रिक विधि या रोध विधि, है ना। यह जो यांत्रिक विधि या रोध विधि है, इस विधि में कहा जाता है कि हम अलग अलग डिवाइस को, अलग अलग हम यंत्र का उपयोग करते हैं और इस यंत्र के द्वारा हम क्या करेंगे? इस यंत्र के द्वारा हम निषेचन की क्रिया को रोक देंगे। किसको रोक देंगे? निषेचन की क्रिया को रोक देंगे, है ना। इसके लिए हम कॉपर टी, लिम्पेस लूप, कॉपर 7 इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा रासायनिक विधि, जिसको हम कहते हैं कि इसमें हम अलग अलग केमिकल्स का यूज करेंगे और अलग अलग केमिकल्स क्या, मार्केट में आज एक ही केमिकल मौजूद है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिसाइडल, है ना, स्पर्मिसाइडल जेल। इस स्पर्मिसाइडल जेल का यूज हम फीमेल में सर्विक्स के ऊपर करते हैं, है ना। जो हमारा यूट्रस का लोअर पार्ट है सर्विक्स, वहां पे हम करते हैं, या फिर वेजाइना वाले पार्ट पे करते हैं, जिससे कि जैसे ही हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, वीर्य का स्रवण होता है, स्पर्म निकलता है, तो वो वहीं पे डेड हो जाता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है और आगे जो है हमारा ये नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल विधि, है ना। सर्जिकल विधि में बोलता है इस विधि के लिए अलग अलग, है ना, इस विधि को नर और मादा दोनों में यूज लाया जाता है। नर में इस
नर में इस क्रिया के अंतर्गत शुक्रवाहिका को यानी वास डिफरेंस को काट करके अलग अलग बांध देते हैं, जिसे हम वजेक्टोमी या नर नसबंदी के नाम से जानते हैं। और यही मादा में फिलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है ना, फिलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्यूबेक्टोमी या स्त्री नसबंदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय गर्भता समापन। इस स्थिति में भ्रूण को शल्य क्रिया के द्वारा जनन नली से बाहर निकाला जाता है, जनन नली से बाहर निकाल लेते हैं, यानी इसको कह सकते हैं भ्रूण हत्या, है ना, भ्रूण हत्या होता है। और इसका उपयोग जो है फीमेल फोर्टिसाइड यानी मादा भ्रूण हत्या में बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए इसे रोकने के लिए 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया, कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया, और ऐसा करने पे अलग अलग कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। लेकिन फिर आगे जाकर के सीजेआई के द्वारा जब इम्यूनोसेंटेसिस का प्रोसेस आया कि अगर गर्भ में पल रहा शिशु अगर किसी वैसे डिजीज से, वैसे दोष से ये है पीड़ित है जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, तो वैसे शिशु का एमटीपी करवाना वहां पे लीगल घोषित कर दिया गया है। फिर भी अभी ये हो ही रहा है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं, चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में एंट्री ले लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कि क्या क्या है भाई। देखिए चैप्टर नंबर 5 के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है आपका, इमेस्कुलेशन किसे कहते हैं, है ना। इमेस्कुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन किसे कहा जाता है। देखिए इमेस्कुलेशन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पुष्प के, जो कि डाइकस पुष्प है, यानी कह सकते हैं कि द्विलिंगी जो पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प से अगर हम नर जननांग को काट करके हटा दें तो यह क्रिया क्या कहलाती है, इमेस्कुलेशन कहलाती है। ओके, आगे बढ़िए। पृथक्करण एवं बीज संयोजन का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को हम युग्मक शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में यह जो है मेंडल के द्वारा दिया गया एक संकर क्रॉस के ऊपर दिया गया यह नियम है, जिसमें F1 पीढ़ी में मिश्रित गुण वाले संतान प्राप्त होते हैं, वहीं F2 पीढ़ी में जाकर के हमारे एक शुद्ध प्रभावी और एक शुद्ध अप्रभावी संतान प्राप्त होता है, जिसे हम युग्मक शुद्धता का सिद्धांत या पृथक्करण एवं बीज संयोजन का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीन तथा गुणसूत्र के व्यवहार में तुलना। ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इस यहाँ पे ब्लर आपको दिख रहा होगा, फिर भी हम समझा देते हैं कि यह इनके व्यवहार में क्या क्या तुलना किया जा सकता है। तो जीन और गुणसूत्र दोनों जोड़े में पाए जाते हैं। दोनों किस चीज में पाए जाएंगे, जोड़े में पाए जाते हैं। ये दोनों किस चीज में, जोड़े में पाए जाते हैं। दोनों जो है युग्मक निर्माण के समय दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और युग्मक निर्माण के समय जीन और गुणसूत्र के जोड़े में से एक गुणसूत्र या जीन ही आगे आता है, और आगे जो है बोलता है कि आगे जाकर के फिर यह जोड़ा क्या हो जाता है, आपस में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है हमारा, बोलता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है ना। देखिए वंशागति का क्रोमोसोमल, देखिए वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यह सटन और वोवेरी के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है। सटन तथा वोवेरी के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत बोलता है कि क्रोमोसोम अपने अंदर उपस्थित कारकों या जीनों के कारण विसंयोजित होकर अगले पीढ़ी में जाते हैं। यह जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत कहलाता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आगे बोलता है मल्टी एलिज्म या बहुविकल्पिता क्या है, इसे मानव रुधिर वर्ग के द्वारा समझाया जाए। तो वह बहुविकल्पिता हम किसे कहते हैं, मल्टी एलिज्म किसे कहते हैं। बोलता है जब किसी एक गुण के लिए एक से अधिक गुणसूत्र जिम्मेवार हो, या एक से अधिक
जिन जिम्मेवार हो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी एलिज्म कहते हैं। मानव रुधिर वर्ग इसकी सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है ना। चलिए आगे देखिए, मानव रुधिर वर्ग से इसे किस प्रकार से सूचित किया जाएगा। तो मानव रुधिर वर्ग जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इसका खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। देखिए कार्ल लैंडस्टेनर ने जब इसका खोज किया था उस समय मात्र 3 ग्रुप का ही खोज हुआ था। कौन कौन ग्रुप का खोज हुआ था? ए, बी और ओ, है ना। यह खोज 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में किसका खोज हुआ था? ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ ग्रुप का खोज हुआ था। वही 1902 ईस्वी में ए बी ब्लड ग्रुप का खोज हुआ है। इसलिए मानव रक्त समूह का खोज कब हुआ, इस चीज का डेट मेंशन नहीं किया गया। क्लियर? इन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बांटा जाता है। आइए देखते हैं क्या है एंटीजन और एंटीबॉडी का बांटने का आधार। देखिए ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये शायद ब्लर नहीं कर रहा होगा, है ना। साफ साफ ये दिख रहा होगा। देखिए यहां पे ब्लड ग्रुप है और इस ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, ए बी और ओ। देखिए ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है, वहीं एंटीबॉडी बी पाया जाता है। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों पाया जाता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अब्सेंट होता है और एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। ये इसका पेरेंटल जीन है, इसको भी आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इस दोनों को आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लहजे से इस दोनों चीज को आप लोग याद रखोगे। ब्लड ग्रुप ए बी में होते हैं और ब्लड ग्रुप ओ में होते हैं, इस तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है संलग्नता एवं क्रॉसिंग ओवर को समझाएं। संलग्नता एवं क्रॉसिंग ओवर को समझाएं। देखिए संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर को कैसे समझाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है, आइए देखते हैं। बोलता है संलग्नता यानी जुड़ाव, है ना, और विनिमय यानी अलग हो जाना। बोलता है एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जब बिना अलग हुए अगली पीढ़ी में जाए तो उसी को हम संलग्नता कहते हैं। यानी किसी के ऊपर एक जीन है, किसी गुणसूत्र के ऊपर एक जीन है जो बिना अलग हुए अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, उसको हम संलग्नता कहेंगे। वहीं विनिमय किसे कहेंगे? संलग्न जीन फिर से अलग होकर के पुनः संगठन की प्रक्रिया करे तो यही क्रिया क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर या विनिमय कहलाती है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन तथा कैसल नामक साइंटिस्ट ने किया था। और यह क्रिया किसमें होती है भाई? तो यह क्रिया पैकेटीन अवस्था में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है डाउन सिंड्रोम को समझाएं। डाउन सिंड्रोम क्या है? देखिए डाउन सिंड्रोम यह ट्राइजोमी का उदाहरण है। ट्राइजोमी यानी 2n+1, यह 21वें जोड़े में, है ना, याद रखिएगा 21वें जोड़े में, 21वें जोड़े में यह वृद्धि को दर्शाता है ना। इसका खोज लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था। इस सिंड्रोम के शिशु, है ना, का कद छोटा, सिर गोल, जीभ मोटा, मुंह आंशिक रूप से खुला होता है ना। इसके अलावा इसकी हथेली असामान्य होती है तथा हृदय दोष होता है। इस रोग के शिशु, इस रोग के रोगी जो है
मंगोलियन दिखते हैं, यानी मंगोल के तरह दिखते हैं, यह लगभग 8 से 12 वर्ष तक जीवित रह पाता है। यही क्रिया कहलाती, यही जो सिंड्रोम है यह कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्योंकि इसके बच्चे मंगोल के तरह दिखते हैं, इसलिए इसे हम मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है क्लियर कर लेंगे, कल से चैप्टर नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत किसे कहा जाता है? हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमेसिस कहते हैं, है ना, थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमेसिस। ठीक है, लिंग निर्धारण का सिद्धांत कहलाता है। देखिए, लिंग निर्धारण का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि जिस भी जीव में लैंगिक जलन की प्रक्रिया होती है उसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। और मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, वहीं सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है, X और Y, है ना। जो गुणसूत्र लक्षण का निर्धारण करते हैं उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, है ना। मानव में 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है, यानी 44 गुणसूत्र क्या है? ऑटोसोम है, और 1 जोड़ा गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र है, X तथा Y, है ना। जिसमें अगर X Y का जोड़ा है तो यह पुरुष को दर्शाता है, और X का जोड़ा है तो वह मादा को दर्शाता है। ऐसा इसलिए कि Y जो है, Y गुणसूत्र यह X के ऊपर प्रभावी होता है। यहां पर भी मेंडल का लॉ चलता है ना, मेंडल का लॉ चलता है। ठीक है, देखिए बोलता है लिंग निर्धारण में, जब लिंग निर्धारण की जब प्रक्रिया होती है इसमें 50% लड़का और 50% लड़की होने की संभावना होती है। इसी तथा लिंग निर्धारण का दायित्व पुरुष पर होता है, यानी X और Y पर होता है, और X Y क्रोमोसोम को हम हेटेरोगेमिट कहते हैं, और हेटेरोगेमिट से ही इसका निर्धारण है, इसलिए हम इसे थ्योरी ऑफ हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है मेंडल के सफलता का कारण क्या था? मेंडल की सफलता का कारण बहुत था, लेकिन उसमें प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। आज बायोलॉजी पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट यह चाहते हैं कि मेंडल उस समय तार का पौधा क्यों नहीं चुना? चढ़ते उतरते उसका जीवन समाप्त हो जाता, है ना। तार के पौधे पर चढ़ते उतरते वो बुढ़ा का जीवन समाप्त हो जाता, न अनुवांशिकी होती, न अनुवांशिकता का सिद्धांत होता। आज बायोलॉजी का स्टूडेंट फ्री होकर के घूमता, है ना। लेकिन उसने मटर का पौधा चुना, यह बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि थी, है ना। उसने मटर के पौधे को चुना और आगे जाकर के क्या किया? अनुवांशिकता का खोज किया, अनुवांशिकता के ऊपर अपना थ्योरी दिया। देखिए, अनुवांशिकता के ऊपर उसका जो थ्योरी है वह किस किस आधार पर दिया गया है वो आगे हम लोग देख चुके हैं। देखिए, मटर के पौधे में 7 विपरीत गुण पाए जाते हैं। कितने विपरीत गुण? 7 विपरीत गुण पाए जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह 7 विपरीत गुण अलग अलग क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, है ना। अलग अलग क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, गोल तथा झुर्रीदार बीज, पीले तथा हरे बीज, बैगनी तथा सफेद फूल, पूरी तथा छपटी फली, हरी तथा पीली फली, अक्षीय तथा सुश्रेष्ठ फूल, और लंबे तथा नाटे पौधे। यह 7 विपरीत गुण हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि हरा रंग प्रभावी है किसमें, या हरा रंग अप्रभावी है किसमें? तो याद रखिएगा, हरा रंग अप्रभावी है बीज में, और हरा रंग प्रभावी है फली में। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, मेंडल ने क्या किया था? अपने अध्ययन के लिए एक ही गुण को चुना था, है ना। एक ही गुण को चुना था, इसलिए भी उसके सफलता में ये आया। तो अगला है आपका कि परागण को क्या कर दिया गया? रोका गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पादप में उत्परिवर्तन की भूमिका को दर्शावें। ठीक है, पादप में उत्परिवर्तन की क्या भूमिका है?
पादप विकास में उत्परिवर्तन की अलग अलग भूमिका है। जैसे देखिए, पहला है मैक्सिकन प्रजाति में उत्परिवर्तन कराकर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सरवती सोनोरा गेहूं प्रजाति की विकास की, जिसमें कि प्रोटीन का जो परसेंटेज है 9 से 14% की बढ़ोतरी हो गई। आगे हमारा रेमियाई धान का उत्पादन गामा किरण से हुआ था, गामा किरण से उत्परिवर्तन के द्वारा किया गया, जिसके जो है कि कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले फसल की शुरुआत हो गई। आगे अरुणा नामक अंडी जो उत्परिवर्तित प्रजाति है, जिससे ज्यादा से ज्यादा तेल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से लगभग 150 ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया उत्परिवर्तन के द्वारा, जो कृषि है ना, कृषि जो है क्रांति के लिए कृषि क्रांति में सबसे आगे आया था। ठीक है, कृषि हरित क्रांति जो है यह कृषि से संबंधित है, और कृषि हरित क्रांति में यह 150 प्रजाति जो उत्परिवर्तन से विकास में लाया गया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का इस क्षेत्र में, हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास है। हरित क्रांति के जनक भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 5 क्लियर होता है। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो अगर आपको सेशन समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।